नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वाले जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर ली थी और अरावली से संबंधित जितने भी जानकारी थी उसकी अपन ने ले ली थी। भौतिक प्रदेश के नए वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। इसकी बात करेंगे उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की, क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो, अगर उत्तरी पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, यह प्रदेश जो है किससे निर्मित हुआ है, किस प्रकार से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, तो उसकी सामान्य से जानकारी हम ले लेते हैं। देखो, जो उत्तरी पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, यह भारत की दृष्टि से जो गंगा का जो मैदान है उसी का भूभाग माना जाता है। कौन सा मैदान? गंगा का जो मैदान है उसी का भूभाग माना जाता है। देखो कैसे माना जाता है गंगा का मैदान, क्योंकि अगर बात करते हैं तो ये अपना भारत की छोटा सा मैप के अंदर बात कर लेते हैं अपन। गंगा नदी जो निकलती है, ये गंगा नदी निकल करके फरक्का के बाद में दो भागों में बढ़ जाती है, ये हुगली, ये पद्मा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हो गया। इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और ये इटावा के पास में जाके यमुना में मिल जाती है। इसमें मिल जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम बनास, और ये सब माधोपुर में जाकर के और किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सभी सहायक नदियां हैं। इसी कारण जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, गंगा के मैदान का ही क्या है, भाग माना जाता है। क्लियर? अब अपन बात कर रहे थे कि जो ये जो भूभाग है यह कौन से भूभाग का है, तो ये 33 सागर का ही है। किसका भूभाग है? 33 सागर का भूभाग है, क्योंकि अपन ने बात की थी जो इंडो ऑस्ट्रियन जो प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, वो टकराई थी, तो कुछ भूभाग ऊपर उठा था, कुछ भूभाग जो गया था वो नीचे की ओर चला गया था। जो नीचे की ओर चला गया था वहां पे जो नदियां थी, वो नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आई। लाखों करोड़ों वर्ष तक वो अवसाद जमा होते गए। अवसाद जमा होने के कारण एक समतल भूभाग बन गया, और उस समतल भूभाग को वर्तमान में किस नाम जाना जाता है, एक मैदानी भूभाग के नाम से जाना जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी का ये भूभाग है, जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है, और सबसे उपजाऊ भूभाग है। सबसे उपजाऊ भूभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे ज्यादा वाला भूभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यहाँ पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन अब पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा, नदी द्वारा जमा किए गए अवसादों से। मैंने आपको बता दिया किसके द्वारा, नदी द्वारा जो अवसाद जमा किए गए उससे इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और किसका भूभाग है? 33 सागर का ही अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का जो भूभाग था, जो भूसुन्नति थी 33 सागर की, उसी के अंदर ही इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग है। मैंने बात कर ली थी कि जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। तो ये राजस्थान के सबसे क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में औसतन वर्षा की बात करते हैं 60 से 100 मीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 60 से 100 मीटर क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि राजस्थान के मैप में आपको वर्षा के स्थान कैसे याद रखना है। 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, इसके अलावा 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इसके बारे में अपन ने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। क्लियर? आगे बात करते हैं कि ये जो प्रदेश है ये राजस्थान की कितने परसेंट भूभाग फैला हुआ है, 23.3% भूभाग पे फैला हुआ है। कितने परसेंट भूभाग फैला हुआ है? 23.3% भूभाग पे राजस्थान के पे क्या हुआ है, फैला हुआ है। और यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है 39% जनसंख्या निवास करती है। देखो जनसंख्या जो है 39% है, और कितना परसेंट भूभाग पे, 23.3% भूभाग पे। तो जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो कौन सा जगह, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश की बात करें तो कौन सा जगह, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जगह भौतिक प्रदेश हो जाता है। कौन कौन से देश में आता है, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, जयपुर शहरी व जयपुर ग्रामीण दोनों जगह से। ठीक है? गंगापुर सिटी, डीग, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा।
ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है नदियों के कारण हुआ है, तो राजस्थान में नदियों के अफवाह के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। या नदियों के निर्माण के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन सा है। बनास व बाणगंगा द्वारा निर्मित मैदान, चंबल द्वारा निर्मित मैदान और माही बेसिन या माही नदी द्वारा निर्मित मैदान। तो बनास नदी के आधार पर पूरे मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? सॉरी, नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला भाग बांट लिया अपने बनास और बाणगंगा के आधार पर, दूसरा बांट लिया अपने चंबल बेसिन के आधार पर, तीसरा बांट लिया अपने किसके आधार पर? माही बेसिन के आधार या माही नदी या उसकी सहायक नदियों के आधार पर निर्मित मैदान। तो देखो अपन एक एक करके बात करते हैं। पहली बात को लेते हैं हम बनास व बाणगंगा बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन की बात। तो देखो बनास व बाणगंगा बेसिन में पहले बात करते हैं बनास नदी। बनास का मैदान कौन सा है? देखो ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण बनास व बनास नदी की सहायक नदी द्वारा हुआ हो वह मैदान कौन सा कहलाएगा? बनास नदी का मैदान कहलाएगा। ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण बनास व बनास नदी के सहायक नदी के द्वारा हुआ हो वह मैदान क्या कहलाएगा? बनास बेसिन कहलाएगा, बनास मैदान, बनास का मैदान कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं जो बनास का मैदान है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मेवाड़ का मैदान है, एक मालपुरा करौली का मैदान है। एक तो कौन सा मैदान है? मेवाड़ का मैदान है और एक कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान है। तो देखो ये जैसे कि ये मैदान है, इसके ऊपर वाले भूभाग को तो कहते हैं, उत्तरी भूभाग को तो कहते हैं मालपुरा करौली का मैदान, और दक्षिण वाले जो भूभाग है नदी के उसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। मालपुरा के मैदान में अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जो और करौली जो जिले हैं वो मुख्य रूप से आ जाते हैं। मालपुरा व करौली के जो मैदान उसमें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिले मुख्य रूप से आ जाते हैं। मेवाड़ के मैदान के अंदर राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से क्या होते हैं? आते हैं। किसके मैदान में? मेवाड़ के मैदान। तो बनास जो मैदान है उसको अपन ने कितने भागों में बांटा? 2। उत्तरी जो भूभाग है, उत्तरी जो बनास का मैदान है वो तो क्या कहलाएगा? मालपुरा का मैदान कहलाएगा, जिसमें कौन कौन जिले आते हैं? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर व करौली जिले आते हैं। मेवाड़ का मैदान दक्षिण वाला जो भूभाग है मेवाड़ का मैदान कहलाएगा, जिसमें राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। अब बात करते हैं इसी का दूसरा भाग है बाणगंगा मैदान। देखो बाणगंगा मैदान किसे कहेंगे कि ऐसा क्षेत्र जो बाणगंगा उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होगा वो क्या कहलाएगा? बाणगंगा का मैदान कहलाएगा। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? कोटपुतली आ जाती है, बहरोड आ जाते हैं, दौसा आ जाता है, जयपुर ग्रामीण आ जाता है और भरतपुर आ जाता है। बाणगंगा मैदान में कोटपुतली, बहरोड, दौसा, जयपुर ग्रामीण व भरतपुर जिले मुख्य रूप से आ जाते हैं। तो पहला हो गया अपना कौन सा? बनास बाणगंगा का बेसिन कंप्लीट। दूसरी बात करते हैं अब हम चंबल बेसिन। इसकी बात करते हैं चंबल बेसिन। उतारो से एक बार सेकंड मैदान की बात करते हैं हम चंबल बेसिन कि चंबल बेसिन के अंतर्गत कौन सा मैदान आएगा कि ऐसा क्षेत्र जो चंबल उसकी सहायक नदी से निर्मित जो मैदान होगा वो क्या कहलाएगा? चंबल बेसिन क्षेत्र कहलाएगा या चंबल का मैदान कहलाएगा। देखो बात करते हैं ये चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। क्लियर? क्षेत्र की बात करते हैं चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इसके अंतर्गत आते हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो इसकी क्या क्या विशेषता है? देखो पहले बात करते हैं डांग या उत्काद भूमि। यहाँ पर डांग या उत्काद भूमि पाई जाती है। देखो उत्काद भूमि किसे कहते हैं कि चंबल नदी के आसपास जो उच्च भूमि जो होती है उसे हम किस भूमि के नाम जानते हैं? उत्काद भूमि के नाम जानते हैं। और इसी उत्काद भूमि को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? डांग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? डांग के नाम से जानते हैं। और डांग का जो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है वो पाया जाता है करौली में। कहाँ पाया जाता है? करौली में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। करौली को किसके नाम जाना जाता है? डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं बीहड़
चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर जो नदी बहती है उस समय नदी जो होती है वो मिट्टी का क्या करती जाती है, कटाव करती जाती है, जिसके कारण गहरी गहरी खाइयां बन जाती है, घाटियां बन जाती है। उस घाटियों को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। उन घाटियों क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और सर्वाधिक जो बीहड़ पाए जाते हैं धौलपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर में पाए जाते हैं। और बीहड़ और कहाँ पाए जाते हैं, कोटा सवाई माधोपुर में भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखो बीहड़ व डांग भूमि को समझते हैं। जैसे नदी है अपने प्रवाह क्षेत्र में बह रही है, इसकी जो सहायक नदी है वो नदियाँ इसके अंदर क्या करती है, अपने जल पर ले आती है। जैसे कि लेकर जब भी नदी बह के आती है तो छोटी छोटी जो नदी होती है वो अपने यहाँ से मिट्टी का क्या करने लग जाती है, कटाव करने लग जाती है। तो जहाँ जहाँ से मिट्टी का कटाव हो रहा है वो भूमि चली गई नीचे, मतलब घाटे का निर्माण कर ली। जैसे कि ये घाटी बन गई, फिर ये ऊंची भूमि रह गई, फिर ये घाटी बन गई, यहाँ पे ये ऊंची भूमि रह गई। तो ऊंची भूमि जो है ये तो कहलाएगी उत्कात भूमि, उत्कात भूमि जिसे कहते हैं डांग। और जो नीचे जो भूमि पाई जाती है उसे कहते हैं बीहड़, उसे कहते हैं बीहड़ के नाम से जान। क्लियर। देखो डांग उत्कात भूमि और बीहड़ में जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था कि यहाँ पर जो थी जनजाति जो थी वो डाकू जो थे यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते थे, तो उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास कार्यक्रम चला गया था सन 1994 व 95, जिसे डांग विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और ये जो कार्यक्रम चलाया गया था कब चलाया गया था, 1994-95 चलाया गया था। कौन कौन से जो क्षेत्र है वह डांग विकास कार्यक्रम से संबंधित है, तो कौन कौन से है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बारा और झालावाड़ मुख्य रूप से इस डांग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर का, वो है माही का मैदान। देखो माही नदी और उसकी जो सहायक नदियां है उससे निर्मित जो मैदान होगा वो क्या कहलाएगा, माही नदी का मैदान कहलाएगा। माही नदी जो होती है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा कितनी बार काटती है, 2 बार। देखो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा कितनी बार काट रही है, 2 बार क्या कर रही है, काट रही है। उल्टे यू आकार की बहती है। कौन से आकार की बहती है, उल्टे यू आकार की बहती है। बात करते हैं इसका जो प्राचीन नाम था कैंतल था। माही नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, कैंतल था। इसलिए इसे काल की गंगा भी कहा जाता है। इसे कौन सी गंगा कहा जाता है, काल की गंगा भी कहा जाता है। देखो बात करते हैं जब ये नदी जो होती है इस प्रकार से बहती हुई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से होती हुई इस प्रकार से वापस डूंगरपुर होते हुए वापस कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। जब ये यहाँ पे बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर जाती है तो यहाँ पे एक मैदान का निर्माण करती है। जो मैदान का निर्माण बांसवाड़ा में भी होता है और प्रतापगढ़ के अंदर भी होता है, दोनों के किनारों पे होता है। तो यहाँ पे जो मैदान का निर्माण होता है उसे बोलते हैं कांठल का मैदान। किस नाम जानते हैं, कांठल के मैदान के नाम से जानते हैं। पहला मैदान होगा कांठल का मैदान, कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित। जैसे ही नदी आगे प्रतापगढ़ में वो बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई वापिस जाती है तो यहाँ पर इस नदी के अंदर छोटे मोटे जो नदी नाले हैं 56 नदी व नाले आकर इसके अंदर क्या आते हैं, मिलते हैं। और ये 56 नदी नाले जो होते हैं मिल करके वहाँ पे मिट्टी का जमाव करके जो अवसादों का जमाव करके मैदान का निर्माण करते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है, 56 का मैदान का नाम से जाना जाता है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके आगे जब हम जाते हैं तो डूंगरपुर व वापस बांसवाड़ा के मध्य ये नदी जो होती है एक मैदान का निर्माण करती है, जिसे मेवल का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है, मेवल का। तो इस नदी के दौरान जो मैदान का निर्माण होगा, कितने मैदान का निर्माण होगा, 3। कांठल का मैदान, 56 का मैदान व मेवल का मैदान। 3 जो मैदान उसको क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। आगे बात करते हैं तो ये जो नदी है, यह नदी इस नदी क्षेत्र में बागड़ क्षेत्र पाया जाता है। कौन क्षेत्र पाया जाता है, बागड़ क्षेत्र पाया जाता है। बागड़ क्षेत्र इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि वहां पे जो बोली जाने वाली जो बोली है वो बागड़ी है। वहां की जो स्थानीय बोली है वो कौन सी है, बागड़ी है। इसी कारण उस बागड़ी बोली जाने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा, बागड़ कहा जाने लगा। कौन कौन से क्षेत्र आता है इसमें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा मुख्य रूप से इसमें आता है। प्रतापगढ़ नहीं आता, डूंगरपुर व बांसवाड़ा मुख्य रूप से आता है। क्लियर आती है चीज।
देखो अपन ने माही बेसिन की बात कर ली, चंबल बेसिन की बात कर ली, बनास बेसिन की बात कर ली, उसमें अपने करौली का मालपुरा का मैदान पढ़ लिया, मेवाड़ का मैदान पढ़ लिया। अपन ने चंबल बेसिन के अंदर डांग क्या है, उत्काद भूमि क्या है, डांग को ही क्या कहते हैं, उत्काद भूमि कहते हैं, बीहड़ किसे कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र में चलाए जाने वाले जो विकास कार्यक्रम है उसकी बात कर ली अपन ने, माही के मैदान की बात कर ली, कांटल का मैदान क्या है, छप्पन का मैदान क्या है, वो डूंगरपुर सॉरी मेहुल का मैदान क्या है, बागड़ क्या है, कि बागड़ी बोले जाने के कारण यहाँ पे क्या कहा जाता है, बागड़ कहा जाता है। क्लियर, मुताबिक से आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं हाड़ौती के पठार की। क्लियर, देखो हाड़ौती जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का भूभाग माना जाता है। किसका भूभाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भूभाग माना जाता है। और इसकी जो भाग माना जाता है अपने दक्षिण का जो पठार है उसी का ही भाग माना जाता है। मतलब भारत के बहुत ही प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिण के पठार का ही भूभाग माना जाता है। हाड़ा वंश होने के कारण से हाड़ौती कहा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 6.89% भूभाग फैला है। कितना परसेंट भूभाग फैला है, 6.89% भूभाग पर मुख्य रूप से फैला हुआ। इस भौतिक प्रदेश में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी पाई जाती है, काली पाई जाती है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है लावा के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, लावा के कारण हुआ है। इसीलिए जो लावा जो होता है उसी की प्रकार क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, राख की मिट्टी पाई जाती है जिसका कलर कैसा है, काला है। देखो इसकी क्या विशेषता हो, यह राजस्थान का सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश है। नदियों के बहाव की बात करते हैं, छोटी मोटी नदी की, तो सर्वाधिक जो नदियों का बहाव वाला जो क्षेत्र है कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। आगे बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जो भौतिक प्रदेश वो भी कौन सा है, हाड़ौती का पठार ही है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक आर्द्र भौतिक प्रदेश की बात करते हैं तो भी वो भी कौन सा है, हाड़ौती का पठार है, सर्वाधिक आर्द्र भौतिक प्रदेश है। देखो आगे बात करते हैं इस सेक्टर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है चांद खेड़ी, इसे चांद बावड़ी के नाम से जानते हैं, झालावाड़ में स्थित है और 517 मीटर की ऊंचाई पे। कितने मीटर की ऊंचाई पे, 517 मीटर की ऊंचाई। तो हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो चांद बावड़ी है, चांद खेड़ी है जो झालावाड़ में स्थित है और 517 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। देखो इस भौतिक प्रदेश को अपन दो भागों में बांटते हैं, विंध्य का गार भूमि और दक्कन लावा सेक्टर। विंध्य का गार भूमि और दक्कन लावा सेक्टर। तो देखो विंध्य का गार भूमि के अंदर अर्धचंद्राकार पहाड़ी आती है इसके अंतर्गत। और देखो कौन कौन सी आती है, एक तो आती है बूंदी की पहाड़ियां जो कहाँ पे, बूंदी में स्थित है। बात करते हैं जो बूंदी की पहाड़ियां हैं यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है सतूर है। कौन सी है, सतूर 353 मीटर की ऊंचाई इसकी पाई जाती है। और इसके अंदर मुख्य रूप से दर्रे पाए जाते हैं, जैतवास का दर्रा और लाकेरी दर्रा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बूंदी की पहाड़ियों में पाया जाता है। सेकंड नंबर कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां जिसे घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां भी कहते हैं। कौन सी पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। कहाँ कहाँ पे स्थित है, बूंदी और बारां के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, बूंदी और बारां के मध्य स्थित है। देखो इन पहाड़ियों के मध्य रामगढ़ क्रेटर है। रामगढ़ क्रेटर मतलब एक भौगोलिक घटना के द्वारा एक क्रेटर बना था, झील बनी थी, तो वो कौन सी है, रामगढ़ क्रेटर स्थित है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियों हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। कुंडल की पहाड़ी ऐसी पहाड़ी जिसकी आकृति कुंडल के समान है वो पहाड़ी क्या कहलाती है, कुंडलाकार पहाड़ी कहलाती है। कहाँ पे स्थित है, कोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ी जो कोटा व झालावाड़ के मध्य स्थित है। और इसी मुकुंदरा की पहाड़ी के अंदर अपनी चांद बावड़ी या चांद खेड़ी जो चोटी है वो पाई जाती है। हाड़ौती की सबसे ऊंची क्या है, वो चोटी। दक्कन लावा सेक्टर में बात करते हैं तो देखो कौन कौन से इसकी विशेषता है। मालवा प्रदेश में पाया जाता है जो प्रतापगढ़ व झालावाड़ के मध्य स्थित है। कौन सा प्रदेश, मालवा प्रदेश। ऊपर मालका प्रदेश में पाया जाता है जो मुख्य रूप से दो जगह के अलावा चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ में और इसके अलावा भीलवाड़ा के बिजोलिया सेक्टर में। शाहबाद उच्च भूमि पूर्वी बारा, शाहबाद उच्च भूमि किसे कहते हैं, पूर्वी बारा के अंदर जो उच्च भूमि पाई जाती है उसे कौन सी भूमि कहते हैं, शाहबाद उच्च भूमि कहते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कांबा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कांबा है। 450 मीटर इसकी क्या पाई जाती है, ऊंचाई पाई जाती है। झालावाड़ का जो पठार है वो मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है, झालावाड़ में फैला हुआ है। आगे बात करें तो गंगाधर प्रदेश किसे कहते हैं कि दक्षिण पश्चिमी झालावाड़ है जिसकी जो ऊंची भूमि है 350 मीटर ऊंची भूमि है वो क्या कहलाता है, गंगाधर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये अपना होता है हाड़ौती का। तो आज अपन ने टोटल जो भौतिक प्रदेश है उसकी क्या कर ली, बात कर ली।
टोटल जो भौतिक प्रदेश है 4 भौतिक प्रदेशों में अपन ने इसको बांटा था। चारों भौतिक प्रदेशों के अपन ने इसकी क्या कर ली, कंप्लीट बात कर ली। अपन ने थार के मरुस्थल की बात कर ली, अपन ने आगे बात कर ली है अरावली की बात कर ली, अपन ने बात कर ली है पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर ली, अपन ने बात कर ली है पूर्वी पठारी प्रदेश, सॉरी हाड़ौती के पठार। थार के मरुस्थल को भी अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा, इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा था, शुष्क अर्धशुष्क भागों में बांट के पढ़ा था, फिर बाद में अर्धशुष्क को भी उपभाग करके बांट के पढ़ा था। अरावली को अपन ने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको भी अपन ने 3 भागों में बांट के पढ़ा था। और हाड़ौती प्रदेश है, उसको भी अपन ने 2 भागों में मिलकर के बांट करके पढ़ा था। तो आज अपना टॉपिक खत्म होता है, वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे, उसमें मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ। ओके,